नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा क्लास लेट हुई ना, 5 मिनट। हाँ, तो सेटिंग करने में थोड़ा समस्या हो जाती है। गुड मॉर्निंग भाई। गुरु पालागी खुश रहा प्रवीण। जितेंद्र जायसवाल रायबरेली से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितेश जी। राधे 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 राधे। प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए हैं कभी जाके वृंदावन? गया था मैं तो। हाँ, आज थोड़ा लेट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। आरु जी मैंने देख लिया। आवाज वगैरह जा रही है सही? वॉइस ठीक है? प्रकाश जी आज मैं लेट हूँ। नमस्कार विक्रम सिंह। नमस्कार। जय नारायण। अच्छा, जय नारायण भी बोला जाता है। जय नारायण। अच्छा, सौम्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं भाई, वचन चला जाए लेकिन प्राण बचा रहे ज्यादा ठीक है। हम्म। मैं आई कमिन सर, कमिन कमिन। फटाक से बैठ जाओ पीछे। शुभ प्रभात। ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें अब। काफ़ी लोग आ चुके हैं अब, तो स्टार्ट किया जाए, है कि नहीं? राधा और कृष्णा जी का दर्शन किया है हमने। अच्छा, सच में? कहाँ मिल गए भैया? विक्की कुमार, गुड मॉर्निंग विक्की जी। सबकी गुड मॉर्निंग ले ली है, नाम नहीं लिए तो इसका मतलब गुड मॉर्निंग नहीं लिए। सबकी गुड मॉर्निंग ले लिए हैं और दे भी दिए हैं सबको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज इतिहास का लास्ट दिन है कि नहीं? आज हिस्ट्री का हमारा लास्ट डे है। 5वें कंपाइलेशन के बाद हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। अब हिस्ट्री के बदले क्या शुरू किया जाए? सुबह मॉर्निंग में क्या शुरू किया जाए? पॉलिटी। और शाम को क्या शुरू किया जाए? साइंस। है कि नहीं? कि इंटरचेंज कर दिया जाए? मुझे सही लग रहा है। सुबह का टाइम जो है वो पॉलिटी के लिए सही रहेगा और शाम का टाइम जो है वो साइंस के लिए सही रहेगा। इंटरचेंज भी कर सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो। और आज शाम को खत्म हो जाएगा क्या? करंट अफेयर। करंट की आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद करंट की एक आध क्लास बीच बीच में टेस्ट भले हो जाए, वैसे अब क्लास नहीं। बहुत करंट हो गया, बहुत यूपी स्पेशल हो गया, बहुत आपका हिंदी हो गया, कितना पढ़ेंगे? ठीक है, तो अब ये जो ट्रेडिशनल टॉपिक है इनको भी हम लोग देख लेंगे। तो पॉलिटी और साइंस खत्म होने के बाद हमारा एक बचेगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बचता है और दूसरा नंबर क्या बचता है? एनवायरनमेंट बचता है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। फिर हम देखेंगे कैसे मार्क्स बढ़ाएं। अगर समय बचता है तो हम फुल टेस्ट करेंगे। कंपाइलेशन के बाद फुल टेस्ट करेंगे। फुल टेस्ट में हम जैसे बताए हैं आपको कि एक जो उसी टाइम, जिस टाइम जीएस होता है उसी टाइम जीएस, जिस टाइम हिंदी होता है उसी टाइम हिंदी। तो ये हम करेंगे। और अगर समय बचता है तो मार्क्स बूस्टर करके हम चलाएंगे। मार्क्स बूस्टर कहाँ से मार्क्स बटोरें, एक एक दो दो नंबर कहाँ से खींच लाएं, वो भी हम देख लेंगे। फिर देखते हैं कि हमको कौन फेल करता है कि नहीं?
साइंस ज्योग्राफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको खत्म भी करना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। चलिए पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। ठीक है, इतिहास का ये हमारा लास्ट कंपाइलेशन है, हमने सारा इतिहास पढ़ डाला है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सारे टॉपिक को भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखिए और आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र प्रासंगिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में तीनों स्थित हैं, एक नहीं है। कौन नहीं है भाई? नेहरान, नवदा टोली, खैराडीह और शोहगौरा। कौन सा इसमें नहीं है भाई उत्तर प्रदेश में? कोई बताएगा? क्या बोला है? उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में। कौन सा? डी नहीं भाई, बी होगा, नवदा टोली। नवदा टोली मध्य, पहला ही गलत कर दिए। नवदा टोली कहाँ है आपका? नवदा टोली तो मध्य प्रदेश में है कि नहीं? हाँ, तो नवदा टोली कहाँ है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में, वैसे भी याद रखना चाहिए आपको। चलो अगला देख लेते हैं भाई। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या फिर ताम्र पाषाण काल में? कृषि का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो कृषि का प्रारंभ जो है माना जाता है आपका किसमें? नवपाषाण काल में। किस काल में माना जाता है कृषि का प्रारंभ? नवपाषाण काल में आपके कृषि का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, हाँ। और भारत में जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कौन सी फसल के सबसे पहले साक्ष्य मिले, कोई बता सकता है? कृषि का जो सबसे पहली फसल है, सबसे पहली फसल, और कौन सी फसल थी, फसल का नाम क्या था और ये कहाँ से मिली थी, ये दोनों बता देंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कौन सी फसल है जो प्राचीनतम है भारत की? बागौर से साक्ष्य मिला है, बागौर से मिला है। गेहूं मिला है, गेहूं कहां से मिला है? गेहूं मिला है, सबसे पहले गेहूं मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में। चाउर नहीं मिला है भाई, चाउर, जो गेहूं मिला है, गेहूं मिला है वो भी अपने संत कबीर नगर से मिला है ना, लहुरा देव से। लहुरा देव से गेहूं ही मिला है, चावल मिला है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, भारतीय, भारत में लहुरा देव से चावल मिला है, गेहूं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चलो भाई बताइएगा कौन कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय अगर उपमहाद्वीप की बात की जाए तो गेहूं मिला है, और गेहूं कहाँ से मिला है? गेहूं लहुरा देव से मिला है ना, संत कबीर नगर से। अगर आपको चावल लग रहा है तो खोज करके बताइएगा, मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, लहुरा देव से क्या मिला है भाई? लहुरा देव से गेहूं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संत कबीर नगर से। कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे भी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उत्खनन करता, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा का, हड़प्पा का दयाराम साहनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी।
हड़प्पा का क्या हो जाएगा? दयाराम। चलो भाई छोड़ दो उसको, जिसमें कंफ्यूजन हो जाए उसको नोट करते हुए चलो, छोड़ दो। और चहुदड़ों की खोज किसने की है? मैके ने की है, ये तो इंपॉर्टेंट है। रोपड़ की खोज किसने की है? यागदत्त शर्मा ने, ये भी ठीक है। और लोथल की खोज किसने की है? आर एस बिष्ट ने। तो लोथल की आर एस राव होगा, आर एस बिष्ट होगा? तो आर एस राव होगा, ठीक है, आर एस राव, ठीक है, लोथल हो जाएगा। तो यानी कि आपका हड़प्पा नहीं सुमेलित है, लोथल नहीं सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 और 4 सुमेलित नहीं है। 1 और 4 कहाँ है? डी में है, ठीक है। 1 और 4 कहाँ है? अच्छा, आर एस बिष्ट क्या खोजे थे? ये जो दिया है, आर एस बिष्ट ने धौलावीरा खोजा था। धौलावीरा की खुदाई, धौलावीरा जो उत्खनन करता है, खोज नहीं उत्खनन करता, ठीक है। और एक और बचता है जो इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये भी आपने बताना है। तो इसमें दिया ही है राखालदास बनर्जी, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये भी। अगला देख लेते हैं भाई, अगला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पा उत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करती है? हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के उत्तर, हड़प्पोत्तर, हड़प्प क्या बोला जाएगा भाई? हड़प्पोत्तर, हाँ, हड़प्पा के बाद कहने के मतलब, ठीक है। प्रतिनिधित्व करता है कौन? मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा या फिर हुलास? तो 4 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका मांडा है, कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो मांडा है वो तीनों कला का प्रतिनिधित्व करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें वैसे तो आपको मिला नहीं ऑप्शन, लेकिन अगर ये होता ना सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, ध्यान दीजिएगा, सुरकोतड़ा तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, नहीं तो ये भी हो जाता कि ये तीनों संस्कृतियों का जो है काल है, तीनों कालों का ये भी प्रतिनिधित्व करता है। धौलावीरा भी करता है, धौलावीरा भी करता है, और राखी गढ़ी भी करता है। कौन सा? राखी गढ़ी। तो इसके अलावा जो तीनों कलाओं का प्रतिनिधित्व, तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, इसमें वैसे दिया नहीं है, नहीं तो हो जाता। अगर ये दिया होता सुरकोतड़ा, धौलावीरा और राखी गढ़ी और मांडा, ये चारों जो हैं आपके ना, ये तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सुरकोतड़ा होता है, क्या होता है? सुरकोतड़ा, तो ठीक तो लिखा था सुरकोतड़ा, हाँ, सुरकोटड़ा भी होता है, कोतदा भी कहीं लिखते हैं, सुरकोतड़ा और सुरकोतदा भी लिखते हैं, सुरकोतदा ऐसे भी लिखा जाता है, कई लोग लिखते हैं, कई लोग सुरकोतड़ा भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? दैमाबाद गोदावरी, आलमगीरपुर यमुना नदी के किनारे, सूतका गेंडोर दास्क नदी, मांडा सिंधु नदी। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, दैमाबाद जो है ना, वो ये दैमा है, दैमाबाद प्रवरा नदी हो जाएगा, दैमाबाद क्या हो जाएगा? प्रवरा नदी। आलमगीरपुर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी, कौन सी नदी? हिंडन नदी। और सूत का गेंडोर क्या हो जाएगा? सूत का गेंडोर तो सही है, ठीक है, ये सही है, दास्क नदी। लेकिन मांडा जो है वो चेनाब नदी होगा, चिनाब, चेनाब चाहे चिनाब कह लीजिए, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके सही हैं। बी गलत है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, सब गलत है, केवल सी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुघई, सारतुल, सारतुघई लिखा जाता है, शारतुलई लिखा है, ठीक है। वर्तमान में किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत? तो 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है अफगानिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है, वर्तमान में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है?
किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? ये बताना है आपको। बैल का, हिरन का, घोड़ा का या फिर गैंडा का। तो किसमें मुहर जो मिली है उस पे किसका चित्र नहीं मिलता है? तो इस पे आपका घोड़ा का चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, आपको पता होगा ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी पशुओं के, लेकिन घोड़े का चित्र यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। 8वें नंबर सवाल को देखेंगे क्या है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। भाव चित्रात्मक थी, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। वो चित्र बना के लिखते थे ना, आपने देखा होगा हड़प्पा लिपि। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था, यह भी ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी और हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखिए, ये तो विश्वास रखते थे, लेकिन जो है जो धार्मिक रीति रिवाज जो है समानता थी, ये बात सही नहीं है, क्योंकि उनसे पता चला है कि सभी का जो अंतिम संस्कार है किसी का अलग होता था, किसी का अलग। तो तीसरा नंबर जो है इसमें सी गलत है। ठीक है, बहुत सारे रीति रिवाज इसमें प्रचलित थे। हम आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन हो गया, आर्यों का आक्रमण हो गया, उपयुक्त सभी। ये सभी मत प्रचलित हैं कि नहीं? ये क्या, इसका क्या हो जाएगा? ये सभी मत प्रचलित हैं। ठीक है, सभी मत ये प्रचलित हैं। तो कौन सा एक मत प्रचलित? ये तीनों हैं। ठीक है, मेरा तो ये मानना था कि कोरोना आ गया रहा होगा। कोरोना आ गया और सब निपट गए, दवा हुआ थी नहीं, निपट गए होंगे। चलो भाई, अगला क्या है। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु, सप्त सिंधु के क्षेत्र में कौन सी नदी शामिल नहीं है? प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी एक नदी है? मतलब सप्त सिंधु में कौन सी नदी नहीं थी, ये इसका सवाल था। तो सातों सिंधु का नाम याद कर लीजिए। एक मैं सबका नाम बता दे रहा हूं। सिंधु थी, सिंधु नदी। एक थी वितस्ता नदी, और तीसरी थी आस्किनी। आस्किनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बनेगा। परुष्णी, परुष्णी और विपाशा, विपाशा। और सप्त सिंधु में क्या हो जाएगा? सुतुद्री, 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 सुतुद्री। कितने हुई? 1 2 3 4 5 6। एक और कौन सी बची? सरस्वती बची। ये यहाँ लिख दे रहा हूँ इधर, क्योंकि अभी इसका नाम भी लिखना है ना, सरस्वती। ठीक, अब सिंधु नदी तो सिंधु नदी ही है, और वितस्ता नदी किसको कहते थे? झेलम नदी को। ठीक है, और आश्किनी नदी किसको कहते थे? चेनाब। और परुष्णी, परुष्णी, रावी। विपाशा, व्यास। सुतुद्री, सतलज। और सरस्वती तो सरस्वती ही थी। ठीक है, ये थे 7 जो इसके सप्त सिंधु हैं, ये हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है ये आप देख लीजिए, 10 में क्या हो जाएगा। तो कौन सा निकल के आ रहा है आपका? गोमल कोई नहीं थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं आप क्या है। सतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? सतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? ये यजुर्वेद का है। सतपथ ब्राह्मण कहाँ का है? यजुर्वेद। अच्छा, ऋग्वेद का क्या है बताओ भाई? ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद का है ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी। ठीक है,
ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये ऋग्वेद के। ये इसका तो ये हो जाए शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद। अच्छा, अथर्ववेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे बताओ? गोपथ, गोपथ। और सामवेद के कौन से थे? जैमिनी और तांडय, जैमिनी और तांडय। ये हो जाएगा आपका सामवेद का। और क्या बचा भाई? हो गया ना? यजुर्वेद का हो गया। हाँ, यजुर्वेद का शतपथ और तैतरीय। शतपथ, यजुर्वेद का शतपथ एक तो जो ऊपर दिया है क्वेश्चन में शतपथ, और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट आता है तैतरीय, तैतरीय। ठीक है, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता था? कृषि का देवता सूर्य को, इंद्र को, वरुण को, या फिर विष्णु को? कृषि का देवता किसे माना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको माना जाता था भाई? इंद्र को माना जाता था कृषि का देवता। ठीक है, चलते हैं आगे। 13 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थंकर हैं और दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह है। तो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व नहीं था, शंख था। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था। अजितनाथ का क्या था भाई? इनका कलश नहीं था, हाथी था। और पार्श्वनाथ का क्या था? पार्श्वनाथ का सर्प था, बिल्कुल सही। और मल्लिनाथ का क्या था? सिंह था, नहीं, मल्लिनाथ का कलश था। ठीक है, मल्लिनाथ का क्या था? कलश था। अच्छा, ऋषभ देव है इसमें? नहीं है। ऋषभ देव का क्या था? ऋषभ देव भी आता है, ऋषभ देव का बैल था, बैल। ठीक है, हाँ। अच्छा, महावीर स्वामी का क्या था? महावीर स्वामी तो याद ही रखना है, महावीर स्वामी का क्या है भाई? सिंह है। ठीक, 13 का बी, 13 का बी नहीं होगा, 13 का सी होगा भाई। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। चलो 14 नंबर देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे, बात सही है कि नहीं है? नहीं स्वीकार करते थे। बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे, मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। ये भी, इसके लिए दोनों गलत हो गया, तो ना उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सत्य हो जाएगा? 14 नंबर में कोई सत्य नहीं होगा। ठीक है, दोनों असत्य हैं। चलिए 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेद सोथवती, इसमें क्या दिया है? राजधानी दिया है ना महाजनपदों की। ठीक है, देख लेते हैं। चेद सोतवती, अश्मक पोटिल, कंबोज फाटक। अंग की राजधानी राजगिरी, अंग की तो चंपा थी ना, राजगिरी तो मगध की थी। राजगिरी किसकी थी? मगध की राजधानी थी। और अंग की चंपा। ठीक, तो ये सुमिलित नहीं है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? सब सही चल रहा है? ठीक है। चंदू, तेरे अभी तो क्लास चल रही है, ये जब चल रही है क्लास ना, तो इसको क्लास को करिए, यही एक रास्ता है। जब आप क्लास चल रही है और सोचते ये हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था याद ही नहीं है, तो क्या मतलब है? आए हैं क्लास में तो केवल क्लास करते हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क ने, उदयन ने, प्रसेनजित ने, बिंबिसार ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को, तो 16 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको किया था उदयन ने। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया था, याद रहेगा। चलिए, तो
ठीक है, तो मगध की राजधानी को राजगृह से इन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता है? मौर्य काल में, ठीक है, ये सवाल आया था क्या कल? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नालंदा। मौर्य काल की बात की जा रही है, ध्यान देना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, कल ये सवाल आया हुआ था। 18 नंबर सवाल क्या है? भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? नासिक अभिलेख से, नानाघाट अभिलेख से, बेसनगर अभिलेख से या फिर मेहरुली चंद अभिलेख से? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो किसका भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? तो ये आपको मिल जाता है नानाघाट अभिलेख से, ठीक है। कहां से मिल जाता है? नानाघाट अभिलेख से मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो स्थिति आपकी टेस्ट में रहती है वही स्थिति आसपास 19-20 एग्जाम में भी रहती है। इस बात को नोट करके चलिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। कल 4 बजे वाला आप सभी दिए थे ना, आज फिर 4 बजे कराएं? आज 4 बजे फिर कराएं क्या? कल जो टेस्ट आपने दिया था, एक टेस्ट आया है, नया टेस्ट है, न्यू बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल 19, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था? चौल बंदरगाह, कल्याण बंदरगाह, कैम्बे बंदरगाह या फिर भड़ोच बंदरगाह? तो 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भड़ोच बंदरगाह, ठीक है। पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था? कौन सा बंदरगाह था? भड़ोच बंदरगाह, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज। चलो भाई, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? हूण, तोरमाड़ के द्वारा, साल, मिहिरकुल या फिर दंती दुर्ग? तो 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तोरमाड़। किसके द्वारा भाई? तोरमाड़ के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया है? दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? इसको दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय, धर्म विजय, क्या कहा गया भाई? 21 नंबर सवाल को इसको धर्म विजय कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? इसको धर्म विजय कहा गया है। चलिए 22 नंबर, इजी सवाल है इसलिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इजी है, कुछ है ज्यादा वैसा है नहीं। किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज, अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा? किस? अग्रमीज और जैंद्रमीज के नाम से पुकारा? सिकंदर, घनानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? तो 22 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा घनानंद को। घनानंद, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आया है, याद रखिएगा। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ कौन है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावधान या फिर गार्गी संहिता? तो जो गुप्तचर व्यवस्था है इसको किसने सर्वप्रथम? सर्वप्रथम अर्थशास्त्र। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं याद। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? कौन से भाई? अगाथोवलीज या फिर हुविस्क, चंद्रगुप्त या फिर भागभद्र? तो 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हुविस्क, ठीक है, हुविस्क, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कोई बहुत टफ ज्यादा सवाल है नहीं इस वजह से, ठीक है। तो फास्ट चलते हैं थोड़ा। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वीरसेन, हरिसेन, वत्स भट्ट, कालिदास? तो 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वत्स भट्ट, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रियदर्शिका हर्ष, हर्षचरित बाण भट्ट, सूर्य शतक मयूर, मयूर शतक जयसेन? तो 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। मयूर शतक का क्या होगा, मयूर शतक, इसको सूर्य शतक भी कहते हैं, इसकी रचना मयूर ने की थी ना, मयूर, मयूर। सूर्य शतक और मयूर शतक एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही है, चाहे सूर्य शतक कह लीजिए चाहे मयूर शतक कह लीजिए। तो डी आपका सुमेलित नहीं है 26 नंबर में, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में करवाया था। बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था, कौन क्या करवाया, नहीं करवाया था। सुदामा गुफा, लोमर्श गुफा, कर्ण चौपार गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। तो 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोमर्श गुफा का निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है, ठीक है। चलिए किसने करवाया था, दशरथ, जो अशोक के पौत्र थे दशरथ ने, ठीक है। तो नागार्जुनी पहाड़ियों में लोमर्श गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। कहां पे, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुनी, नागार्जुनी पहाड़ियों में जो अशोक के पौत्र थे दशरथ, दशरथ ने करवाया था इसका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जो नहीं था यहाँ पे बी। 28 नंबर सवाल, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था। बलि, धार्मिक कर, बलि, रज्जु, विविध और हरिण। तो धार्मिक कर इसमें से कौन था भाई, जो आपका बलि होता था वो धार्मिक कर हुआ करता था। और रज्जु जो होती थी वो भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर, ठीक है। जब भूमि की माप होती थी तो एक कर लिया जाता था, तो भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर है। और विविध क्या होता है, विविध ये होता था चारागाह, चारागाह कर, ये सभी आते हैं बहुत। और हरिण्य क्या होता है, एक नगद कर था, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये नगद लिया जाता था, अनाज नहीं लिया जाता था, इसमें याद रखना है, अनाज नहीं लिया जाता था, कैश लिया जाता था, नगद लिया जाता, नगद, ठीक है। ठीक है, सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। चलते हैं आगे, देखते हैं। निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया। प्रांतों में द्वैत शासन, शको तथा पार्थियन ने, कुशानों ने, शको तथा कुशानों ने और डेमेट्रियस ने। तो 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कुशानों ने, जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शतमान, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे। शतमान तो किसके डाले जाते थे भाई, शतमान, तो शतमान सोना, चांदी, तांबा या फिर कांसा, सीसा। तो 30 नंबर का क्या हो जाएगा, चांदी के होते थे। शतमान सिक्के किसके होते थे, और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्के निष्क स्वर्ण, निष्क स्वर्ण, पल भी कहते थे, ये भी याद रखिए, पल भी कहते थे। और चांदी के सिक्के को शतमान, तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, काकिनी, काकिनी, ठीक। और शीशे के सिक्के को क्या कहा जाता था, सीसा, सीसा कुछ था कि नहीं, हमको तो नहीं याद आ रहा है सीसा फिलहाल में। अच्छा सोने का बता दे रहा हूं, एक और करशासन, करशासन, करशासन किसको कहते थे, सोना, चांदी, तांबा, रंगा, शीशा, इन सभी धातुओं का होता था। सोना, चांदी, तांबा, शीशा सबका होता था। तो शीशा का, हाँ ये कह सकते हैं, करशासन शीशा होता था, लेकिन शीशे के अलावा भी सोना चांदी भी होता था, सोना, चांदी, रांगा, रांगा भी होता था और शीशा भी होता था। तो ऐसे कह सकते हैं इसको, ये नाम करशासन, ठीक है। क्या कोई चेक करके बताओ, शतमान, शतमान चांदी तो, भाई चांदी तो सही होगा तो शतमान का, चांदी के सिक्के, सोना शतमान सिक्का,
चांदी का सिक्का होता था भाई, कशमा, शतमान। चलो भाई, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? नालंदा गलत लिखा है ना इसमें, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो नालंदा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नालंदा गलत लिख दिया है, नालंदा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, महेंद्रदित्य और चंद्रगुप्त। बहुत इजी सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रदित्य। किसने करवाया भाई? महेंद्रदित्य ने करवाया था ना। इसी को कहा जाता था कुमारगुप्त, चाहे आप महेंद्रदित्य कह लीजिए, ये महेंद्रदित्य इनकी उपाधि थी, इसका नाम था कुमारगुप्त। आप लोग ऑप्शन में कुमारगुप्त खोज रहे होंगे लेकिन मिल नहीं रहा था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, 32 नंबर सवाल। हाँ भाई, कुमारगुप्त की ही उपाधि है महेंद्रदित्य। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर, लिंगराज मंदिर। स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है। 32 नंबर सवाल। तो पल्लव काल, जो लिंगराज मंदिर है ये पल्लव काल का नहीं है, ठीक है। किस काल का है ये? किस काल का है? कौन बताएगा? ये जो आपका लिंगराज मंदिर है वो आपका पल्लव काल से संबंधित नहीं है। किस काल से संबंधित है? किसका शासन था? गंग शासक, चोल नहीं। ठीक है। सोमवंशी शासकों के समय हुआ था। किसमें? सोमवंशी, जो सोमवंशी शासक हुआ करते थे, सोमवंशी शासक, इसके काल में इसका निर्माण हुआ था। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंडा उपाधि धारण की थी? वातापी कोंडा, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन द्वितीय। तो 33 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? 33 नंबर सवाल का फटाफट बताइए भाई। 33 के नंबर का आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। इजी सवाल, वेरी इजी सवाल, ठीक है। ठीक है, क्या है? शोर मंदिर, क्या है? चलो भाई अगला देख लेते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतिदुर्ग, परमेश्वर वर्मन और भद्र वर्मन। तो 34 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वैसे बताओ भाई, आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपराजित वर्मन, है कि नहीं? पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, ठीक है, ए हो जाएगा 34 का, ठीक है। चलो भाई 35 नंबर सवाल, थोड़ा फास्ट चलते हैं। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? इसमें भी ऑप्शन देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कौन सी? नासिक, एलोरा, पीतल खेड़ा या फिर अजंता। फटाफट बताइए, सब लोग बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? एलोरा। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? बिल्हड़, भवभूत, हेमचंद्र या फिर जयदेव। 36 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भवभूति।
अगला देख लेते हैं, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? ये भी ऑप्शन बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। जयचंद मलिकों के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, खोखरों के द्वारा, किसके द्वारा? कौन बताएगा इसमें? इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर हो जाएगा खोखरों के द्वारा मारा गया है। ठीक है, नमाज पढ़ रहा था भाई, दम्यक नदी के किनारे नमाज पढ़ रहा था। दम्यक, दम्यक नदी के किनारे क्या कर रहा था? ये नमाज पढ़ रहा था, मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, हाँ अगला सवाल देख लेते हैं। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, कहां पर दफनाया गया था? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में? बताओ। अब इनको कहां दफनाया गया, हमको क्या लेना देना? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया, ये कोई सवाल है? अधिकारी बनना है तो इनको याद करना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था, इनको कहां छुरा भोग दिया गया था, कौन नमाज पढ़ते हुए मार दिया गया था? अरे कुछ और दिमाग टेस्ट कर लो यार, चले जा रहे हो उसी पुरानी प्रथा पे। दिमाग टेस्ट करने का और भी सब्जेक्ट है, उससे टेस्ट करो। दुनिया भर के नाम, तारीख, चलो याद करो, इसको हटाओ। लाहौर में। अगला देख लेते हैं, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी, खिम्फाई, गुज, करलुक? 39 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इलवरी। ठीक है, इलवरी। और यही सब जो आजकल याद कर ले रहा है वही सेलेक्ट सक्सेस हो जा रहा है, उसी का नाम होता है कि भाई पढ़ने में बहुत तेज था। है, रेडियो बना ले रहा है कोई, घड़ी, छोटी सी घड़ी खोल करके उसमें एक एक पार्ट जोड़ ले रहा है, उसका वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है। फिलहाल याद करो भाई, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? दक्कन को भेदने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक, अली आदिल शाह? तो 40 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या? निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? दक्कन को भेदने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, पहला शासक। ठीक है, चलो। पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? किसने किया? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक? इसमें से कोई नहीं। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो शाह। बच्चे अपनी जवानी बिता दे रहे हैं, खुसरो फुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, क्या होगा पता नहीं, जिंदगी डूब जा रही है यही सब याद करते करते हैं। और परीक्षा में पास होने के बाद इसका कोई योगदान नहीं है, कुछ नहीं। कौन कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन खिलजी, कौन अमीर खुसरो, सब बराबर। मशाहत, मशाहत निम्न से संबंधित था? भूमि, सिक्का, सेना, न्याय? 42 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। ठीक है, भूमि। हमारा एक दोस्त है, उसको डी ग्रुप में जॉब मिली, रेलवे डी ग्रुप में रेलवे की जॉब मिली, बड़ा प्रसन्न हुआ रेलवे में, चलो इतने दिन से, हमारा जूनियर ही है तो वन डे एग्जाम की तैयारी करता था, उसको रेलवे में जॉब मिली। इतनी मेहनत किया, ये सब जीएस याद करके ग्रुप डी की नौकरी पास किया। अब क्या है पता है उसको क्या मिला है? और रेलवे की जो पटरी होती है, रेलवे की पटरी पे 14-15 किलो का बोरा लाद करके, जिसमें लोहे लक्कड़ भरे होते हैं, जो रेलवे के किनारे घास होती है ना, घास, ट्रैक पे जो घास होती है, ट्रैक के अगल बगल जो घास होती है, वही निकलवा रहे हैं। बताइए, इतना पढ़ा, इतना मैथ किया, रीजनिंग किया, जीएस किया, हिंदी पढ़ा, और क्या कर रहा है? घास छील रहा है रेलवे ट्रैक के। सैलरी कितनी मिल रही है? वही 24, 26, 25 हजार, और कितना? अजीब कहानी है, अजीब दर्द है लोगों का, खत्म ही नहीं हो रहा।
अरे इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, गलत बात है इंसल्ट करना, यही आप लोग की कमी है, इंसल्ट कर रहे हैं। आपको ये अच्छा लगेगा करना, किसको? उसको अच्छा लगता है, उसको भी तो नहीं अच्छा लगता, किसी की इंसल्ट थोड़ी हो रहा है। ये बात हो रही है कि आपकी योग्यता को क्या किया जा रहा है। जब इतना घास ही छिलवाना था तो इतना एग्जाम का प्री पास किया, मेंस पास किया, डीबी किया, टेंशन लिया, जब घास ही छीलना था तो किसी को बुला लिए होते, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? ये बात कहने का है। चलो भाई कोई बात नहीं, भावुक इंसान का कुछ नहीं हो सकता इस धरती पे। फिलहाल चलिए, मैं उसके उसके खिलाफ नहीं, इस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं। आप समझे नहीं, आप समझते नहीं, व्यवस्था जो की गई है, आप परीक्षा ले रहे हैं किसी और चीज की, डाल दे रहे हैं कहीं और, ये इसकी जो व्यवस्था की कमी है। याद करना इतना मुश्किल है, क्या डी ग्रुप वाले मेहनत नहीं करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। चलो भाई आगे देख लेते हैं। मशाहत निम्न से संबंधित था, 42 नंबर सवाल। भूमि से संबंधित था। मशाहत निम्न में से किससे संबंधित था? ये भूमि से संबंधित था। हाँ बहुत दुख होता है, सही बात है। आपको बताएं, बहुत अच्छी होती है प्राइवेट नौकरी। आपको अधिकारी बनेंगे तब जाकर के अपनी आपके ऑफिस में एसी मिलेगी। प्राइवेट नौकरी में आपको जैसे ही जाएंगे एसी मिलती है, सुविधा मिलती है, पीएफ भी कटता है, सब कुछ है। बस एक ही चीज है, सरकार अगर प्राइवेट नौकरी को और थोड़ा सा उस पर शिकंजा कस देना कि जब चाहे लोग निकाले ना, किसी को फायर ना करें, वहां पे फायर कर दिया जाता है। तो अगर सरकार ये शिकंजा कस दे कि प्राइवेट नौकरी से उसके मालिक जब चाहे तब नहीं निकाल सकते हैं, और केवल वो अपना काम करेगा, काम करके घर जाएगा, जो एक्स्ट्रा टॉर्चर है ये नहीं किया जाएगा, यही अगर प्राइवेट नौकरी सुधार दी जाए ना, तो प्राइवेट में पैसा भी बहुत ज्यादा है और सुविधा भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत ज्यादा है। बस थोड़ा सा सरकार को इसमें शिकंजा कसने को की जरूरत है। फिलहाल चलिए, आप तो अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, आप परेशान मत होइए। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? आशिका, अमीर खुसरो की ये रचना है आशिका, किसके आदेश पर लिखी थी? रायकरण, देवल रानी, खिज्र खान, अलाउद्दीन खिलजी। तो 43 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान। भले ही 2 रुपए कम कमाओ लेकिन सरकारी नौकरी करो, बहुत अच्छी बात। चलिए चलिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय, इसमें से कोई नहीं। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। कौन था भाई? दंतिदुर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, महासभा, कुरी, नगरम और पेरुंगिरी, क्या कहलाता था? 45 नंबर का बताइए, इसको क्या कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नगरम। मैं बता चुका हूं इसलिए फटाफट करा रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है, ये नगरम। हाँ कोई पूछ रहा है सभी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का कंपाइलेशन चल रहा है, कंपाइलेशन सभी सब्जेक्ट का चल रहा है। अच्छा, हमारे चैनल में एक कमी है कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आपको स्पष्ट नजर आती है कि नहीं? प्लेलिस्ट सही नहीं बनी हुई है ना, कि कौन सा वीडियो कहाँ मिलेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं इसीलिए बुलाया हूँ एक लोग को, अब बोला हूँ कि सारे वीडियो को ना एक अच्छे से प्लेलिस्ट बना दो, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट, ताकि सबको पता हो कि कौन सा वीडियो कौन सा कंपाइलेशन कहाँ है। तो आज प्लेलिस्ट बन जाएगी, शाम को ये आपको एकदम
बढ़िया प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। चलो भाई आगे देख लेते हैं। चंदेल साम्राज्य को जेजाक भुक्त नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? ये सवाल आया हुआ है, बताओ भाई। जेजाक भुक्ति, तो जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नूक और हर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? जय शक्ति। चलिए, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अरस आशियानी कहा गया? अरस आशियानी किसको कहा गया भाई, बताइए। अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, जहांगीर को? 47 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसको? अरस आशियानी मृत्यु के पश्चात अकबर को कहा गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। लाइक कर दो भाई, जितने लोग देख रहे हैं 300 लोग, फिर भी लाइक नहीं किए हैं। सब लोग लाइक करो। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658। बताओ भाई, देखते हैं इसको कौन बताता है। 48 नंबर में। रामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, ये बता दे रहा हूं मैं। दारा सिकोह वर्सेज औरंगजेब, ये हुआ था रामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। तो इसमें दारा सिकोह हार गया था और औरंगजेब इसमें जीत गया था, जाकर के वो राज्याभिषेक कर लिया अपना, ठीक है, आगरा में। तो रामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 को हुआ था। 29 मई 1658। इसमें केवल डेट गलत थी, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665, 18 जुलाई 1667। 49 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 जून 1665, ठीक है। बाबर और वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के सीन पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? बताओ। इस सीन के स्थान पर, स्थान होगा ना, तो वो चाहता था कि निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहदी ख्वाजा, हिंदू बेग। तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा? किसको बनाना चाहता था? मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था, ठीक है। किसको? मेहदी ख्वाजा को। निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद, जोधाबाई का महल। तो 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा। क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। क्या कोई संस्कृति, क्या नाम लिया कोई? चलो, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय? वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध, तो वल्लभाचार्य तो वैष्णव संत थे, ये भी याद रखना है। रुद्र संप्रदाय से इनका संबंध था। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सुहरावर्दी संप्रदाय।
चलो, तथाचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? बताओ भाई। ताताचार्य, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक, किस शासक से है इनका संबंध? देवराज द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत राय और वेंकट द्वितीय। तो 54 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट द्वितीय से इनका संबंध है। विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। राजव्यास की उपाधि धारण की थी। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय। तो 55 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने उपाधि धारण की थी राजव्यास की। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? थोखर, मसूलीपट्टनम, देवल, उपयुक्त सभी। 56 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। आगे देख लेते हैं। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना, रणथंभौर। तो आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का? 57 नंबर का आंसर मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह या फिर महमूद शाह। तो किसने बनवाया था भाई? इसको बनवाया था बारबक शाह ने, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? सैफुद्दीन फिरोज को, अलुद्दीन फिरोज शाह को या फिर नुसरत शाह को, हुसैन शाह को। 59 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 59। हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। किसको? चलो भाई आगे। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं भाई, कौन सा है? इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था। बिल्कुल सही, जो जैनुल आबिदीन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कश्मीर का अलाउद्दीन कहलाता था, ठीक है। इसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दिया था, ये भी बात सही है, गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता ना। कुतुब नाम से अरबी में कविताएं कौन लिखता था? बताओ भाई, कुतुब नाम से अरबी में कविताएं कौन लिखता था? बताइए, तब तक हम अगला पढ़ते हैं। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। बिल्कुल सत्य बात है। 1, 2 और 4 इसमें सही है। 1, 2, 4 सी सही है। कुतुब नाम से अरबी में कविताएं कौन लिखता था? बताओ। जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। कौन, कोई बताएगा? कश्मीर का अकबर, हो, ये गलत है, गलती। हाँ, कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं भाई, कश्मीर का अकबर, सही कह रहे हैं आप, कश्मीर का अकबर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, कुतुब नाम से अरबी में कविताएं कौन लिखता था? इसका बताइए। पहला गलत है इसमें, तो ये नहीं हो जाएगा, पहला गलत है भाई। कुतुब नाम से अरबी में कविताएं कौन लिखता था? नहीं नहीं नहीं, इसी को कहा जाता था कश्मीर का अकबर, ठीक है। कश्मीर का अकबर कहते थे। लेकिन देखिए, जो जैनुल आबिदीन है ना, यही था जो कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। तो ये सत्य है इसके बारे में, ठीक है, ये सत्य है, ये यही था, इसीलिए मैं पूछ रहा था इसको। तो इसके बारे में मुझे तो सब सही लग रहा है फिर तो। और हाँ, इसी ने सती प्रथा को दोबारा शुरू करवाया था। सती प्रथा इन्होंने शुरू करवाई थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें तो पहला गलत लग रहा है ना, तो दूसरा तीसरा चौथा सही है। दूसरा तीसरा चौथा तो बी सही हो जाएगा इसका।
हाँ 2 3 4 सही होगा, ये होगा आपका, ठीक है 2 3 4 बी सही होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? भाई बताओ, हुंस हुंसग शाह, गयास शाह, दिलावर खान, जफर खान। 61 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? गयास खान। निम्न में से सुमेलित नहीं है। बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर कहते थे इसको। चलिए ये बढ़िया सवाल है। तो बहादुर शाह प्रथम शाहे बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। तो शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर कहते थे। बताओ भाई, घृणित कायर किसको कहा जाता था? बहादुर शाह शाहे बेखबर ठीक है, लंपट मूर्ख। बिल्कुल, फर्रुख सियर को कहा जाता था। घृणित कायर किसको कहा जाता था? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर को कहा जाता था घृणित कायर। ये गलत है, ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं होगा। आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेदशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर उज्जैन। कहां पर नहीं बनवाई गई? 3 जगह बनवाई गई थी, एक जगह नहीं, अजमेर में नहीं बनवाई गई थी, ठीक है। तो बाकी ये तीनों याद कर लीजिए। मथुरा भी था इसमें, ठीक है, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली। मथुरा भी था, मथुरा में बनवाई थी, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, अजमेर में नहीं बनवाई थी। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? सॉरी, टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। जर्मनी और मैसूर की मैत्री, किसकी किसकी मैत्री भाई? स्वतंत्रता का वृक्ष तो लगवाया था इसने, ठीक है, लेकिन किसके लिए? फ्रांस और मैसूर के लिए ना, कि जर्मनी नहीं, फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ठीक है। तो ये आपका जो इनके बारे में सत्य नहीं है वो दूसरा सत्य नहीं होगा। नौसेना बोर्ड का गठन किया था इसने, सुल्तान की उपाधि भी धारण की भी, ठीक है, ठीक है। कौन ले रहा है भाई? चलो अगला देख लेते हैं। नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने, जस्सा सिंह, रणजीत सिंह, नवाब कपूर सिंह। 65 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नानक शाही सिक्के रणजीत सिंह ने, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? कोचीन की जगह गोवा को राजधानी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जोआ डी कैस्ट्रो, नीनू डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बताओ भाई, 66 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका नीनू डी कुन्हा, ठीक है, नीनू डी कुन्हा। पुर्तगाली वायसराय था भाई ये, ठीक है, पुर्तगाल का था ये। तो इन्होंने कब बनाया था कोचीन की जगह गोवा को? 1530 में। 1530 में। हमने एंशियंट से शुरू किया, एंशियंट आया, फिर मध्यकालीन आया, फिर आधुनिक आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं क्रम, 30 40 सवाल लगभग आपको सबसे मिल जाएंगे। तो 100 नंबर में सभी सब्जेक्ट लगभग इतिहास के ऐसे ही आपके 5 हुए हैं जो कंपाइलेशन है। तो आज आपको प्लेलिस्ट अच्छे से मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें हिंदी कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, यूपी स्पेशल कंप्लीट हो गया।
और ये इतिहास कंप्लीट हो गया। और पूरी टेस्ट सीरीज का अलग अलग पीडीएफ है, ये ध्येय आईएएस, पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड, जिसकी आप करना चाहते हैं कर लेंगे। तो ये हो गया। बाकी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज अलग है, ध्येय आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, जो प्लेलिस्ट भी इसकी बन जाएगी। तो आज आपको एक अच्छे वे में प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सब आपको जो करना हो टेस्ट उसमें जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन का अलग कर देंगे। डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर कोचीन? तो 67 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 67। इसका आंसर हो जाएगा आपका मसूलीपट्टनम, ठीक है। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर? बहुत ही बेसिक सवाल, कई बार पूछा जा चुका है, घिसा पीटा सवाल। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? रिजविक, ये भी बहुत बेसिक सवाल। एक्सला सैपल, मैंगलोर की संधि या फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो 69 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1748 में हुआ था बल्कि, ठीक है, 1748, एक्सला सैपल की संधि, ठीक है, एक्सला सैपल की संधि, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल, द्वैध शासक का जनक किसको माना जाता था? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले या फिर लियो कार्टिस? तो 70 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको माना जाता है किसको? जो द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? लियो कार्टिस को माना जाता है। ध्यान देना है, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किया था 1765 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है। जो 1765 ईस्वी से। चलो भाई, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772, 74, 1872 या फिर 1874? 71 नंबर सवाल वेरी इजी। रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, और इसी के तहत स्थापना की गई थी 1774 में, ठीक है। एक्ट था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? बताओ भाई, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या फिर 1853 का चार्टर एक्ट? तो 72 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर सवाल का होगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसके तहत आपको एक विधि आयोग का गठन किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। हम नाग के दांत बो रहे हैं, बताओ भाई, और इसका फल भीषण होगा भाई। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, मॉन्टेग्यू या फिर मिंटो? ठीक है, हाँ, किसने कहा था? मिंटो ने कहा था। किस लिए कहा था? किस लिए कहा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं। जब 1909 में पहली बार जो दिया गया था मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, तो उसी में उन्होंने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, उसका पृथक परिणाम हो, इसका भयानक परिणाम होगा। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? संघात्मक सरकार, 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम? तो 74 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1935 का अधिनियम। वेरी इजी सवाल। अगला सवाल, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। के एम मुंशी शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला शामिल थे, जेबी कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर? नहीं, जो दूसरा है भी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये नहीं शामिल थे। नहीं, ये तो शामिल थे भाई, जेबी कृपलानी नहीं शामिल थे। प्रारूप समिति में कौन नहीं शामिल था? जेबी कृपलानी। हाँ, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे ही।
ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? भाई बताओ, लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित कब, कार्यकाल इसका याद कर लीजिए, 1828 से 1833, यही इसका कार्यकाल था। ठीक है, यही इसका कार्यकाल था 1828 से 1833। अब कौन सा कार्य नहीं था, सबका डेट याद होगा तो भले बता सकते हैं। तो देखो, सती प्रथा 1829 में, जाहिर सी बात है इसी के काल में हुआ होगा। और ठगी 1830 में, 1830 में, तो जाहिर सी बात है इसी के काल में हुआ होगा। नरबली का अंत कब हुआ था? ये भी 1830 में ही हुआ था ना, इसी के काल में हुआ था। नरबली का अंत भी शायद 1830 ही था, क्या डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। व्यपगत का सिद्धांत ये नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के काल। ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। 77 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 77 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। अच्छा, एक वीडियो पढ़ा दूं क्या? जितने भी गवर्नर बने हैं, अच्छे से फिर से पढ़ा देता हूं आप लोगों को। बहुत पहले पढ़ाया था, 1-2 साल पहले, 1 साल पहले, कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को 1 घंटे में कैसे पढ़ें। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल, वायसराय, तो इन सबका काल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, तो ये सभी सबके शासन काल को देखें और किसके शासन काल में क्या क्या हुआ था ये देखें। ठीक है, आपको 1 घंटे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो डेट है ना, सब याद हो जाएगा। मेडिवल जितना आ रहा है टेस्ट में उतना काफी है, बहुत थोड़ी आता है आजकल। मेडिवल 1-2 सवाल पूछा जाता है। चलो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है। दूसरा, कैसे समाप्त हुआ आपको पता होगा, किस पर बचा था, किस पर समाप्त हो गया? कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, मतलब बड़ा बुरा हाल है बुनकरों का। तो भाई 78 नंबर में क्या सही हो जाएगा बताना है आपको। तो कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया था कि कच्चे माल का निर्यात किया जाए, नहीं भाई। ठीक है, ठीक है। ब्रिटिश कारखानों में मांग बढ़ रही थी, ब्रिटिश कारखानों में कच्चे माल की मांग हो रही थी। वहां जाता था कच्चा माल, बन करके बना हुआ माल वापस आता था। यहां से धागा गया, वहां से कपड़ा निकला। धागा इधर से धागा डालो, इधर से कपड़ा निकालो, यही करते थे अंग्रेज लोग। अब बुनकर बेचारे हाथ से बुनते थे, एक कपड़ा बुनने में उनको कम से कम 15-20 दिन लग जाता था। तो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे मशीन के बने। अब मशीन के कपड़े थोड़ा अच्छे भी लगते थे, है कि नहीं, और ये अच्छे भी नहीं लगते थे हाथ के बुने हुए, तो उनका मुकाबला कर नहीं पाए। तो इसी मांग को देखते हुए कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था। ठीक है, बाकी पहला तीसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा 1 और 3, पहला और तीसरा सत्य है। ठीक है।
हाँ ये भी चाहिए ये, हाँ कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था भाई, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था ये बेंटिक ने कहा था। गलत, सब गलत हो गया। चलिए बेंटिक ने कहा था भाई, ठीक है। ये जो बेंटिक ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था ये बात विलियम बेंटिक ने कहा था। तो ये भी बात नोट कर लेना। तो इसमें सही क्या फिर रह गया, इसमें क्या सही, क्या बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का निशान लगाना है। तो ये दूसरा आपका सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है, केवल एक सही निकल रहा है आपका, है कि नहीं? केवल एक सही है, इसमें कुछ नहीं सही है, ये ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा था ये विलियम बेंटिक ने कहा था। तो इसमें कुछ नहीं सही होगा, इसमें ऑप्शन ए होना चाहिए केवल एक, तो केवल एक सही होगा, ठीक है। चलो ये तो विलियम बेंटिक का बहुत प्रचलित वाक्य है भाई, कार्ल मार्क्स का नहीं है, ध्यान देना है। चलो ये ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं दिया है, तो इसमें सही का निशान लगाना था। तो केवल एक सही है, दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया? जमींदार को, किसान को, संपूर्ण गांव को, या फिर गवर्नर को? 79 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो अस्थाई बंदोबस्त था जमींदार को बनाया गया था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपयुक्त दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? टॉमस मुनरो को माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, अरे फिर गलत हो रहा है। टॉमस मुनरो भी था, कैप्टन रीड भी था, दोनों थे, ठीक है। कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो दोनों था, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको शुरुआत तो इससे कर्नल रीड के द्वारा की गई थी, लेकिन फिलहाल दोनों को माना जाता है, ठीक है। चलिए तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो प्रश्न से ही पता चल रहा है इसका, अपने तिनकठिया अपने आप में ही बता रहा है कि 1 कट्ठा 3 कठिया, 3 कठिया, ठीक है। BC। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, दादा भाई, बहुत अब इसमें ऑप्शन भी पढ़ना ठीक नहीं है, दादा भाई नौरोजी। 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था? डलहौजी की व्यपगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजिडी, कौन सा इसमें सत्य है? बताओ भाई। 83 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? देखो डलहौजी की व्यपगत नीति जो 1857 की क्रांति निम्न, हाँ ये था, और वेलेजली की सहायक नीति। लेकिन ब्लैक होल जो ट्रेजिडी थी इससे संबंधित वो नहीं है, ठीक है। इसका कोई संबंध उससे नहीं है। आप लोग जानते होंगे ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या है, ठीक है। मुझे मत बताइए, अपने कान में गुनगुना लीजिए। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? कल हमने पूरा बता ही दिया था कौन किसने कहां से किया था, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दिया था कि भाई 1857 की क्रांति और कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम में षड्यंत्र है? ये बात किसने कहा था? ये बात कही थी LR रीज ने, आउटरम एंड टेलर ने, ये कही थी आउटरम एंड टेलर, ठीक है। बी हो जाएगा, 85 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और रीज ने क्या कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच में ये संघर्ष है, ठीक है। LR रीज ने कहा था कि ये कुछ नहीं है, सभ्यता और बर्बरता के बीच में ये षड्यंत्र है, ठीक। ये हो गया आपका। छियासी नंबर सवाल को देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव बंगाल क्षेत्र में था, तो इसमें कोई शक है क्या? नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी, बिल्कुल एकता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से, सन्यासी विद्रोह से आनंद मठ, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तीनों सत्य हो जाएगा, एक और दो, एक दो तीन, तीनों हो जाएगा। कूका आंदोलन कहां हुआ था? कूका आंदोलन कहां हुआ था? नाम से ही कूका, पंजाब पता चल रहा है, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन भी नहीं देखना है, बिरसा मुंडा थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 89 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है भाई। 89 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, ये तो ठीक है। और इसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ये भी ठीक है। और इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, क्या ये बात सत्य है? नहीं, इसका कोलकाता से होता था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 89 का। ठीक है, चलो भाई आगे। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ या फिर लॉर्ड मेयो? 90 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। 91 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले, वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर रिपन? इजी सवाल है ये सब, लॉर्ड वेलेजली। तो टफ तो हम काफी कर चुके हैं, तो जो ऐसे बेसिक सवाल थे ये हमने थोड़ा छोड़ा था, तो ये बेसिक भी हो गया आज आपका। निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था। महिला शिक्षा शामिल थी, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम ये भी शामिल था। अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति ये भी ठीक था। इलाहाबाद, पटना, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना ना, ये नहीं सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वुड्स डिस्पैच, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, ये गलत क्यों है? अच्छा चलो छोटी। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया? ये भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। 6 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त, या फिर ये 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। ठीक है, शोक दिवस में 16 अक्टूबर 1905। सभी लोग वीडियो को लाइक करो भाई। आप लोग 300 लोग देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है भाई? नहीं नहीं, दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ है भाई, बताओ। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी भाई? बहुत सरल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम डिग्बी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम डिग्बी। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? R.N. मुधोलकर, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, WC बनर्जी? 95 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो सर सैयद अहमद खान। वेरी इजी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष बता दीजिए भाई, ये तो रटा हुआ होगा आपको। कानपुर 1925 में हुआ था, सरोजनी नायडू, ये तो भाई कोई गलत नहीं कर सकता। बेलगाम का 1924, ओहो, बेलगाम में तो महात्मा गांधी होगा, मोतीलाल नहीं, गांधी जी। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी कराची में वल्लभ भाई पटेल सही है, और हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस, ये भी ठीक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन नेता गर्मपंथी नहीं था? गर्मपंथी। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले? 97 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गर्मपंथी नहीं थे, ये नरमपंथी थे, नरम आदमी थे भाई, हमारी तरह। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? कौन है भाई? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? 98 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 99 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, कौन बन गया था भाई? सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई और कन्हाई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस, वरिंद्र घोष? तो भाई बताओ भाई, कौन बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र 1908 में, जो अवैध हथियार वाला बताया था हमने ना, तो 17 लोगों को इसमें सजा सुना दी गई थी, और नरेंद्र गोसाई सरकार गवाह बन गए थे भाई। ठीक है, नरेंद्र गोसाई, नरेंद्र। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अब इसको भी बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। काकोरी। ठीक है, ट्रेन एक्शन ना कि डकैती। ठीक, 9 अगस्त 1925।
आगे देख लेते हैं। अच्छा अभी और सवाल है, 110 सवाल है इसमें। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या किसने की थी? 101 नंबर सवाल, किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने की थी। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने जून में किया था, 1897 में किया था ना, 1897 जून में कर दिया था। बहुत गर्मी थी, बेचारे क्या करें, हत्या ही कर दी। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरनगर में किंग्स फोर्ट बम कांड में शामिल था? किंग्स फोर्ट मुजफ्फरनगर में कौन शामिल था भाई? मुजफ्फरनगर वाले बताएं तुरंत, मुजफ्फरनगर वाले बताएं भाई। तो ये कब की बात है? ये 30 अप्रैल 1908 की बात है। कब की? 30 अप्रैल, डेट भी याद कर लीजिएगा, 1908 की ये बात है। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा 102 का? ये हो जाएगा खुदीराम बोस। ठीक है, 103 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। तो 103 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रतिपादन किया था वो अरविंदो घोष ने किया था। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, पुस्तक कौन सी थी? वंदे मातरम। वंदे मातरम एक पुस्तक थी इनकी, वंदे मातरम, इसी में इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए, केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? कब की थी भाई? ये कब किया था इन्होंने? 27 सितंबर 1925 को किया था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था? बताओ भाई कौन इसमें से नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन शिव वर्मा नहीं थे। आंसर क्या हो जाएगा? शिव वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीन्द्र चंद, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र अशफाक उल्ला, ठीक है। किसका संबंध किससे था ना, ये है ना। चलिए, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र से था। ये जो दिल्ली षड्यंत्र था ना, अमीर चंद और रास बिहारी, तो इससे था, ना कि नासिक षड्यंत्र से। ठीक है, तो गलत है, ये सुमिलित नहीं है आपका। 106 का डी हो जाएगा। क्लियर? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस केस के में फांसी दी गई थी? आप बता ही देंगे इसका, किस केस में दिया गया? लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था। ठीक है, किस केस में दिया गया था? लाहौर षड्यंत्र के केस में दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज और है, जो आपका वटुकेश्वर दत्त हैं, जो आपका लाहौर षड्यंत्र है, वटुकेश्वर दत्त को, वटुकेश्वर दत्त को क्या फांसी की सजा दी गई थी? नहीं, लेकिन इस केस से जुड़े हुए थे। वटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी कहाँ भेज दिया जाता था? अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। अंडमान है निकोबार, काला पानी की सजा हो गई थी वटुकेश्वर दत्त को, ये भी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? लंदन में रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाखना, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन भी देने की आवश्यकता नहीं है, श्याम जी कृष्ण वर्मा आप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। मेरठ संयंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कानपुर षड्यंत्र। जब तक डेट नहीं जानेंगे कैसे जानेंगे आप? कानपुर षड्यंत्र तो 1924 की घटना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये नहीं, ये कानपुर षड्यंत्र 1924 और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 हो जाएगा, 1934 हो जाएगा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट कब हुआ था? 1928 को, 1928 को इसकी स्थापना। और मेरठ संयंत्र तो आप लोग जानते ही होंगे कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, अब आप आराम से लगा सकते हैं कि कौन सा ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो 4 2 1 3 यानी कि सी सही हो जाएगा, है कि नहीं? आगे देख लेते हैं, 110, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? अहरार आंदोलन कब शुरू किया था? यह शुरू किया था आपका 1906 में, खत्म। टाटा बाय बाय।
इतिहास का कंपाइलेशन खत्म, पांचों कंपाइलेशन इतिहास का आप पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, उसी से सब मामला बनेगा इतिहास का। 5 कंपाइलेशन सभी टेस्ट सीरीज का कंपाइलेशन है वो। अब कल हम सुबह शुरू करेंगे पॉलिटी और शाम को शुरू करेंगे साइंस, ठीक है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस बहुत ज़्यादा, बायोलॉजी, साइंस में भी बायोलॉजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो 4 बजे रेडी हैं आप लोग? और हाँ, आज करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। और आज करंट अफेयर किसका होगा बताए थे ना हम, दिसंबर का, केवल दिसंबर का करंट अफेयर आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिसंबर 2022 से लेकर के 10 जनवरी 10 जनवरी तक का करंट अफेयर आज हम पढ़ेंगे। सिर्फ 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें हम कल जैसे पढ़े थे ना दृष्टि आईएएस वाली मैगजीन से, वैसे ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग 60-70 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 60 से 70 प्रश्न हैं। 70 दिसंबर भी कवर हो जाएगा। मैंने मंथ वाइज भी करा दिया, मैंने टेस्ट सीरीज भी करा दिया, कंपाइलेशन भी करा दिया, करंट अफेयर का सब कुछ करा दिया, ठीक है। तो आज हम लोग करंट अफेयर समाप्त कर लेंगे, फिर हम कल से बायोलॉजी शाम को शुरू कर देंगे, और कल से ही सुबह के टाइम शुरू हो जाएगा पॉलिटी, ठीक है। चलिए, ओके, सभी लोग लाइक कर दो भाई, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, इंतजार कर रहे थे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में कम से कम एक एक करके शेयर करें, ताकि आरो तक मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ जब 11 फरवरी के पहले ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। 1 लाख हो जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा ना। जाना तो अभी बहुत दूर तक है, फिलहाल अभी वहीं तक चलते हैं। ओके, थैंक यू।